तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का इतिहास का चैप्टर 1। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका अति लघुतरीय प्रश्न। देखिए चैप्टर 1 का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास का हम क्या देखने वाले हैं, अति लघुतरीय प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखने वाले। तो चलिए इसका जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो पहला देखिए क्वेश्चन है कि अर्नस्ट रेनन को ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया, ठीक है ना। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी है। उसका परिभाषा देखिए क्या था कि उनके अनुसार राष्ट्र सम्मान भाषा नस्ल धर्म या क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। राष्ट्रवाद के लिए अतीत में समान गौरव होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा एक जनसमूह होने की यह जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र की एक बड़ी और व्यापक एकता है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संघ है। ये देखिए था जो कि अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद की परिभाषा अपने तौर पे दिए थे। तो यह है इसका परिभाषा, आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। यह है पहला का उत्तर भी। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, देखिए क्वेश्चन कि वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस राजवंश की पूर्ण स्थापना की गई। तो वियना कांग्रेस द्वारा जो है फ्रांस में किस राजवंश की पूर्ण स्थापना की गई। तो देखिए ये हो जाएगा बुर्बो राजवंश। किसका? बुर्बो राजवंश। यानी वियना कांग्रेस 1815 द्वारा यानी कि 1815 में बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई थी। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी। तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने किया था। किसने किया था? जो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना हुई थी तो किसने किया था? नेपोलियन। ये देखिए ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था। तो चार्टिस्ट जो आंदोलन है ये इंग्लैंड में हुआ था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो बहुत अच्छा तरह से ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी याद रखिएगा। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1832 का संसदीय सुधार अधिनियम किस देश में पारित किया गया था। तो जो 1832 में जो संसदीय सुधार का अधिनियम जो लागू किया गया था, पारित किया गया था, वो इंग्लैंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में। ऑप्शन इसका हो जाएगा इंग्लैंड, सॉरी ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि मेटरनिक कौन था, यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है। तो मेटरनिक कौन था इसके बारे में देखते हैं। देखिए है यहाँ पे इसका उत्तर है कि काउंट क्लीमेट मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक का पूरा नाम देखिए था काउंट क्लीमेट मेटरनिक, ठीक ना। ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता, बहुत अच्छा तरह से पूछता है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। ऑप्शन 4 दे देता है, उसमें से एक रहता है मेटरनिक। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेपोलियन के पतन के पश्चात वह केवल ऑस्ट्रिया साम्राज्य का ही नहीं अपितु समस्त यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। पहले यूरोप में कौन था? नेपोलियन था। पहले यूरोप में नेपोलियन था। नेपोलियन ने यूरोप में सेवा किया। उसके बाद जब नेपोलियन का पतन हुआ, जब नेपोलियन को मार दिया गया, ठीक ना, उसको कैद कर दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि आया ये मेटरनिक आया, ठीक ना। वह स्वतंत्रता तथा सुधार आंदोलन का घोर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। यूरोपीय इतिहास में वह वियना व्यवस्था यूरोपीय कंसर्ट पवित्र संघ की योजना चतुर्राष्ट्र मैत्री और मेटरनिक व्यवस्था के लिए विख्यात था। ये देखिए है इसका आंसर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई, इसका क्या परिणाम हो। जो फ्रैंकफर्ट जो संसद जो बुलाई गई थी ना, आप लोग चैप्टर में पढ़े, तो उसको क्यों बुलाया गया था, इसका क्या परिणाम हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्र के निर्माण की योजना बनाना था। इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था जिसे संसद के नियंत्रण में काम करना था। मतलब जो राजा जो बनता वो किसके अंडर में काम करता? तो संसद के नियंत्रण में काम करता तथा जर्मनी एकीकरण उसी नेतृत्व में होना था। लेकिन जब प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो असेंबली भंग हो गई। जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सका, ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन और आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जियोसेपे मेज़्ज़िनी इटली के एकीकरण का मसीहा था। इटली के एकीकरण का मसीहा था। मेज़्ज़िनी का एक महान दार्शनिक, लेखक, दूरदर्शी, राजनेता और कर्मठ कार्यकर्ता था। इटली के नवनिर्माण में मेज़्ज़िनी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी।
इटली के नवनिर्माण में मेजनी की क्या थी, बहुत बड़ी भूमिका थी उसमें। वह बचपन से ही इटली की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील था। जैसे हम लोग के कैसे देखिए देखें, हम लोग का भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, कैसे देखिए बचपन से ही मतलब लगे हुए थे। 23 की उम्र में भगत सिंह क्या हुए, फांसी भी चढ़ गए। तो बचपन से ही लगे हुए थे कि नहीं हमारा देश भारत जो है आज़ाद हो, ठीक ना, स्वतंत्र हो। वैसे ही ये सब जो भी थे, मेजनी भी जो थे, वह बचपन से ही इटली की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील थे। 1831 में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। तो पूछेगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी ने किया था। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। इस संस्था ने युवकों में नई चेतना जगाई। वह रिपब्लिकन दल का नेता था। उसने मजदूरों, व्यवसायी तथा युवकों में इटली की स्वतंत्रता का भाव जगाया। मेस्सीनी के गणतंत्रवादी विचारों ने इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये देखिए था 8वां नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए, तो पूरा हो गया ये, ठीक ना। 1 से लेके 8 तक इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न था, तो इसका हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लिए। तो अब इसका आएगा क्या, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इसके एंड स्क्रीन में देखिए शो कर रहा होगा, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।